गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने काफ़ी जो है बिल्कुल जो बेस है इस चैप्टर का वो जो है यानी कि जो नोमेनक्लेचर है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर साथ साथ एक्सप्लेन करते हुआ चलूँगा। मेन हमारा मकसद है नोमेनक्लेचर को स्टडी करना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन से। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि वे कंपाउंड्स से जिनमें कार्बन के कुछ जो है स्पेशल कंपाउंड्स को हमने छोड़ दिया था, जैसे कार्बाइड्स को छोड़ दिया था, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ दिया था, कार्बोनेट्स को छोड़ दिया था। तो उनको छोड़ के, ऑक्साइड्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बेसिकली उनमें आपका कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो इस तरीके इन सभी के साथ जब कार्बन जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है तो वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं, ठीक है। इन ऑक्साइड्स को आपने नहीं काउंट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ आपके कार्बन के एटम हों या हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड विद कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल के तौर पर हम जिक्र कर सकते हैं मीथेन का CH4, ठीक है, आप नाम पढ़ चुके होंगे CH4 मीथेन है। या फिर आप कई बार जिक्र नाम सुन चुके होंगे एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स कौन है? CH3 COOH। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि वो उनकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं जिनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हों और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ जिनमें सिर्फ कार्बन और क्या सम्मिलित हो, हाइड्रोजन सम्मिलित हो। ध्यान रखें, हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को जिनमें सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं जिनमें आपके दूसरे एटम्स भी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट हो। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रांच हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही होने चाहिए, ओनली वर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है। तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके देख लेते हैं आपके लेवल पर। तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड है हाइड्रोकार्बन्स। एक को हम कहते हैं एल्केन, दूसरे को हम कहते हैं एल्कीन और थर्ड टाइप है एल्काइन। यानी कि कार्बन जो है कार्बन के एटम्स के साथ 3 तरीके से अरेंज हो सकता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। या तो कार्बन के एटम्स के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, या कार्बन के एटम्स के बीच में आपको जो है डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, या फिर उसी तरीके से कार्बन और कार्बन के एटम्स के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर कार्बन के एटम्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है यानी कि वो सैचुरेटेड है, जैसे हम पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके थे कि वे सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के एटम्स सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन अगर कार्बन एटम्स के बीच में है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो उस हाइड्रोकार्बन्स को हमने नाम दिया है एल्केन का। वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को हमने नाम दे दिया एल्केन का। वैसे ही अगर कोई भी पूरी की पूरी चेन में कोई भी 2 कार्बन के एटम्स आपको डबल बॉन्ड से लिंक्ड मिलते हैं, यानी कि कहीं भी आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट मिला, कोई भी एक डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि सारे एटम्स कार्बन के डबल बॉन्ड से लिंक्ड हो, कोई भी आपको एक डबल बॉन्ड ढूंढना है पूरे कंपाउंड में, तो कोई भी डबल बॉन्ड आपको मिल जाता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो भी उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड। लेकिन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, केवल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्काइन। ऐसा नहीं है कि एक ही फार्मूले में डबल या ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे नहीं आ सकते, आ सकते, लेकिन उनकी स्टडीज आप हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर डबल बॉन्ड मिल जाता है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो एल्काइन, ठीक है। बेसिक हमने यहाँ पर समझ लिया। तो हमने अपने हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। एल्केन कब कहा जाएगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा यानी कि सैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड होगा तो एल्कीन कहा जाएगा या एल्काइन कहा जाएगा। लेकिन एल्कीन कब कहा जाएगा? जब केवल डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन कब कहा जाएगा? तो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसी नाम में है सब कुछ। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आगे काम आपके लिए बहुत आसान है। तो देखिए, एल्केन को हम 2 वर्ड में ब्रेक कर देते हैं, एल
प्लस ANE, एल्केन, ANE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ए और ई को एक जैसा ही बनाते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पर ए, ई या ओ में फ़र्क नज़र आना चाहिए कि ये ए लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो उस तरीके की आप राइटिंग में मिस्टेक ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो L प्लस ANE, एल्केन, ANE है यहाँ पर L प्लस ENE है, और यहाँ पर L प्लस YNE है। L का मतलब है कार्बन, सिंपल, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ, L का मतलब मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन L आने का मतलब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन आने का मतलब कि जब आप एन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब L का मतलब क्या है कि कार्बन का कंपाउंड होगा, और एन का मतलब क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन के एटम्स जो है अटैच्ड होंगे, बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो मैं L को ऐसे मान लेता हूँ कि भाई L किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि L आने का मतलब ये क्या है कि कार्बन का कंपाउंड है। N सिंगल बॉन्ड, उसी तरीके से अगर L प्लस E आ जाता है तो डबल बॉन्ड होगा, और YNE मुझे दिखाई देता है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, L प्लस जो है N, इन और आने, ठीक है। ANE है तो सिंगल, ENE है तो डबल, और YNE है तो बाई है तो ट्रिपल, ठीक है। अब आते हैं हमारे नोमेनक्लेचर पर। देखिए नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। आप देखते हैं कोई भी चीज़ इस दुनिया में जब भी आपके सामने आती है तो हम उसको किसी न किसी नाम से कॉल करते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण किया जाता है। देखते हैं कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, हमेशा उसका हम नाम से उसकी पहचान करते हैं, ज़रूरी भी है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने अपने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो है नहीं कि भाई हम हर बार कुछ ना कुछ उसको आइडेंटिफिकेशन, कुछ ना कुछ उसको नाम देंगे ताकि उसको कॉल करना ईजी हो हमारे लिए, ठीक है। तो हम नामकरण रखते हैं, नामकरण करते हैं। तो यहाँ कार्बन कंपाउंड्स का जो नामकरण है वो IUPAC के नियम के तहत किया जाता है, उसको बोलते ही हम IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है। IUPAC नाम ही बोलते हैं उसका। IUPAC फुल फॉर्म क्या होगी, IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक संस्था एक किस्म से, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल नासा है, इसरो, इस तरीके से ही जो केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी आपके जो नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ को जो मान्यता मिलती है वो वहाँ IUPAC से मिलती है। वो बात पूरे विश्व पर लागू होती है, पूरे वर्ल्ड पर लागू होती है। तो हम वो नाम देख रहे हैं जिससे इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, यानी कि वो उनका जो है स्थायी नाम है कि यही इनका जो है नाम। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जब आते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम होता है, उस तरीके से इनका भी एक नाम है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके कुछ कॉमन नाम भी हैं, कॉमन नेम भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम साथ ही साथ जब इनके IUPAC नेम देखेंगे तो कॉमन नाम भी जानेंगे, ठीक है। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। कॉमन नाम वैसे ठीक वैसे जैसे आपको घर पर किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, स्कूल में किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल नेम है उसको छोड़कर जो आपका नाम है दैट इज योर कॉमन नेम। IUPAC नेम एक ही होगा, उसका कॉमन नेम एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंट्रीज उसको डिफरेंट तरीके से रीड कर सकती है, डिफरेंट नेम से कॉल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें घर पर कुछ बुलाया जाता है, बाहर कुछ बुलाया जाता है, लेकिन हमारा ऑफिशियल नेम एक ही रहने वाला है, दैट इज नोमेनक्लेचर। तो भाई किसी भी कंपाउंड के नाम के दो हिस्से होंगे। जब हम किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स, ठीक है। जैसे आप हिंदी में जो है उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय मतलब नाम के पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग नाम के आगे जोड़ा जाता है, और कई बार उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर भी आपस में कोई चीज़ कोई नाम बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। वो दो बातें कौन कौन सी है, उसका प्रीफिक्स मालूम करना है, उसका सफिक्स मालूम करना है। इनके केस में, ठीक है, जब हम इस सीरीज से आगे बढ़ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तो हमें उस कंपाउंड का IUPAC नाम पहले से पता होगा, अब हमें फिर प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पर पहले जनरल नाम जानने हैं हमें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कैसे नाम लिखे गए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम की ही बात कर रहे हैं। तो हमने ये इस तरीके से समझना है कि किसी भी कंपाउंड के नाम में दो चीज़ें आपस में ऐड की गई हैं। एक प्रीफिक्स, एक हिस्सा प्रीफिक्स है और दूसरा हिस्सा सफिक्स है। यानी कि एक हिस्सा है वो है जो आगे लिखा जाएगा, एक हिस्सा जो है पीछे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो नाम प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहली बात आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहली चीज आप आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो जाहिर सी बात है भाई, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने होंगे तो आपके पास है उस कंपाउंड का तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा या आपके पास उसका मोलिकुलर फार्मूला होगा। ठीक है, एक जो है दोनों में से या कोई ना कोई आपके पास आइडेंटिफिकेशन तो होगी ही, जिससे आप काउंट करके ये बता सकें कि इस चेन में या इस कंपाउंड में कितने एटम्स हैं कार्बन के। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे। तीनों ही केस में, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। ये तो हमने कंपाउंड का मोलिकुलर या स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते ही पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड जो है एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, और दूसरी बात में ये भी पता चल जाएगी कि मैंने ये देखा था कि ये तीन फॉर्म में कंपाउंड्स आपके मिलने वाले हैं, या तो स्ट्रेट चेन में होगा या फिर आपका ब्रांच चेन में होगा या फिर आपका रिंग की फॉर्म में होगा। तीनों में से किसी एक फॉर्म होगा, स्ट्रेट होगा, ब्रांच चेन होगा या रिंग होगा। यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट चेन की कंपाउंड्स की बात करें, कोई ब्रांच चेन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पहले हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को देखेंगे, तो सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, कोई भी आपको फार्मूला दे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? फार्मूले को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा, या स्ट्रक्चर को देखते आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स हैं। दूसरा, आप ये भी फाइंड आउट कर पाओगे इजीली कि वो स्ट्रेट है, ब्रांच्ड है, रिंग है। रिंग कब होगा? जब एंड के कार्बन जुड़े होंगे, स्टार्टिंग और एंड नहीं मिलेगा आपको चेन का। ब्रांच्ड कब होगा? जब कोई कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ मिले या 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ मिले। अगर कोई भी एक कार्बन का एटम, अगर ऐसा नहीं है, एट द मोस्ट कोई भी कार्बन का एटम आपने जनरली उठाया है, अगर वो 2 से ही जुड़ा हुआ, 2 से ज़्यादा एटम से कोई नहीं जुड़ा हुआ कार्बन, तो वो आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। लिख दे चाहे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग में भी हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, और फार्मूला देख कर ये भी पता लगा लेंगे कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई आपका एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जो है आपके कार्बन के एटम से बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा काम हमें क्या पता करना है? दूसरा काम हमें पता करना है सीरीज, कि भाई आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप फाइंड आउट करना है कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? तो देखिए, मेरे पास एक जनरल फार्मूला है, उस फार्मूले में मैं कार्बन के एटम्स फिट करके देखूंगा। आपको एटम्स तो पता चल ही जाएगा कार्बन के। जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन लिखूंगा उसकी फार्मूले में रख के देखूंगा, तो मुझे वो H की संख्या देगा कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने होने चाहिए, और मैं मैच करके देखूंगा। जिस भी सीरीज में मैच होगा वो मेरी सीरीज होगी। अगर तो मेरा कंपाउंड एल्केन है, एल्केन से बिलोंग करता है, तो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर उसमें n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, Cn है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? H2n+, यानी कि जनरल फार्मूला बन जाएगा। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर आपका एल्केन से बिलोंग करता है और वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो वो इस फार्मूले को फॉलो करेगा। CnH2n+2। यहाँ पर ये n जो है, ये n क्या है आपका? ये n है आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। क्या है n आपका? n आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अगर एल्केन से बिलोंग नहीं करता है, एल्कीन से बिलोंग करता है, तो आपका फार्मूला, वो कंपाउंड इस फार्मूले में फिट होगा, CnH2 ट्वाइस होगा, इस फार्मूले में फिट हो रहा होगा। अगर वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस फार्मूले में फिट हो रहा होगा। और अगर इस फार्मूले में भी दोनों में से फिट नहीं हो रहा, तो एल्काइन होगा, तो एल्काइन का भी कोई ना कोई जनरल फार्मूला होगा।
तो वो फार्मूला भी हम देख लेते हैं। अगर कार्बन के एटम्स की संख्या n होगी तो हाइड्रोजन के एटम्स CnH2n-2 इस फार्मूले को फॉलो करें। स्टेट चेन हो, हाइड्रोकार्बन हो, तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक फार्मूले में फिट होगा, और जिसमें भी फिट होगा उस ग्रुप में बिलोंग कर रहा होगा। तो इसीलिए है ग्रुप को फाइंड आउट करना। कार्बन के एटम्स हम गिन लेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स हम गिन लेंगे, जिस फार्मूले में फिट हो रहे होंगे दैट इज माय ग्रुप। अगर दो काम हो गए, कंपाउंड में आप कार्बन के एटम्स भी गिनना आसान है, ग्रुप को मैं इन फार्मूलों की मदद से फाइंड आउट कर लूँगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरे पास अब नाम लिखना है, मेरे पास प्रीफिक्स आ गया है, सफिक्स आ गया है। प्रीफिक्स क्या होगा, देखिए इनमें से ठीक है 9 हो तो नन, 10 हो तो टेक, ठीक है। बेसिकली आपको 6 तक ही रिमेंबर करना है। अगर तो एक कार्बन का एटम, ये सारे के सारे जो आपके प्रीफिक्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन के एटम्स मैंने गिन लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 कार्बन के एटम्स मिले, तो मुझे प्रीफिक्स क्या होगा। अगर एक कार्बन का एटम है तो मिथ होगा, 2 कार्बन के एटम है तो इथ होगा, 3 कार्बन के एटम है तो प्रोप होगा, 4 एटम है कार्बन के तो ब्यूट, याद रखिए बट नहीं है, ब्यूट बोलेंगे आप इसको, ब्यूट। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक, 9 है तो नन, और 10 है तो टेक। लेकिन हमें 6 तक ही याद रखना है, 6 तक बेसिकली आप याद रखें। एक कार्बन के एटम है तो मिथ, 2 कार्बन के एटम है तो इथ, 3 कार्बन के एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन के एटम है तो ब्यूट, 5 कार्बन के एटम है तो पेंट, 6 कार्बन के एटम है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक। 6 तक हमने याद करने कंपल्सरी है, जरूरी याद करने पड़ेंगे। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ये आपको संख्या में मालूम होगी मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के या स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के। तो ये आप सीरीज यहाँ होगी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फॉर एग्जांपल 4 है, फिर हमें ग्रुप को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि वो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 to 8 और 10 है, हाइड्रोजन 10, तो हम इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या 10 आती है, तो आपने फॉर एग्जांपल पता लगाया कि ये एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों प्रिपेयर है। नाम ऐसे लिखना है, पहले प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स। प्रीफिक्स ये बनने वाले हैं, तो 4 कार्बन के एटम है, पर मैं देखा भाई इसके लिए तो प्रीफिक्स क्या यूज करना चाहिए, ब्यूट यूज करना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। प्रीफिक्स क्या यूज किया मैंने, ब्यूट, ब्यूट प्लस। अब देखिए या तो उसके पीछे एन ई लगेगा, या तो उसके पीछे एन लगेगा, या फिर वाई एन। अब जिस भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, अगर एल्केन से बिलोंग करता है तो इसमें ए एन ई जोड़ दो, और अगर एल्काइन से बिलोंग करता है, सॉरी एल्कीन से बिलोंग करता है तो ई एन ई जोड़ दो, और अगर एल्काइन से बिलोंग करता है तो वाई एन ई। कोई मुश्किल नहीं है, उस कंपाउंड का नाम है। फॉर एग्जांपल वो एल्केन से बिलोंग करता था, 4 एटम थे कार्बन के, तो उस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। ये ए आपका यहाँ पर क्लियर करना चाहिए, ये मैंने ए बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका ब्यूटेन, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, और कौन से कंपाउंड्स, जो कि क्या होंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम ही होने चाहिए। फिर हमें ये देखना है कि भाई वो जो है एल्केन से बिलोंग करता है, एल्कीन या एल्काइन से बिलोंग करता है, मतलब सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। एल्कीन या एल्काइन हुआ तो अनसैचुरेटेड, और एल्केन है तो सैचुरेटेड। एल्केन मतलब L प्लस ए, एल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एन मतलब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल्कीन मतलब कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, कार्बन प्लस ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वे कार्बन के बॉन्ड जिनमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर अगर इस सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एल्केन से बिलोंग कर रहा है तो ये जनरल फार्मूला होगा, और एल्कीन से बिलोंग कर रहा है तो ये जनरल फार्मूला होगा, एल्काइन से बिलोंग कर रहा है तो ये जनरल फार्मूला होगा। लेकिन जनरल फार्मूला कब होगा, तो वो कंपाउंड आपका क्या हो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो। स्ट्रेट चेन कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन इसकी अगर हम बात करें तो ये नाम 2 चीजों से मिलकर बना है, एक प्रीफिक्स, एक इसे को प्रीफिक्स बोल देता हूं, दूसरे इसे को सफिक्स। एक ग्रुप आपका एल मतलब कार्बन, दूसरा आपका ए या ई या फिर वाई एन आइन।
तो सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल, अगर आपको दिख जाए ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया तो दिख जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दिया हुआ तो मुझे इन फार्मूला का यूज करना है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, याद रखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे 1। इसी तरीके से ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स क्या हो, सिंगल 1, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए और फार्मूले में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये यूज करेंगे। हम सिंपल से सिंपल चीज़ें यहाँ स्टडी कर रहे हैं, मुश्किल चीज़ें कुछ भी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, पहले आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो एहतियात के तौर पर वैसे तो आपको ऐसे ही कंपाउंड मिलने वाले जिनमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो हम फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए, फार्मूले तब एप्लीकेबल है जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 हो, ठीक है, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो हमने प्रीफिक्स ढूंढा और सफिक्स ढूंढा। प्रीफिक्स कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन से। अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आपको पता लग जाते हैं तो देखो प्रीफिक्स क्या लिखना है मुझे, एक कार्बन का एटम है तो मिथ लिखना है, 2 कार्बन के एटम है तो इथ लिखना है, 3 कार्बन के एटम है तो प्रोप लिखना है, 4 कार्बन के एटम है तो ब्यूट लिखना है, 5 कार्बन के एटम है तो पेंट लिखना है, 6 कार्बन के एटम है तो हेक्स लिखना है, 7 कार्बन के एटम है तो हेप लिखना है, 8 कार्बन के एटम है तो ओप लिखना है। फिर मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक सफिक्स ऐड करना है, तो ANE ऐड करना है, ENE ऐड करना है या फिर YNE ऐड करना है। अगर मेरे कंपाउंड एल्केन सीरीज से हैं तो ANE ऐड करूंगा नाम में, प्रीफिक्स में, और अगर ENE एल्कीन से हैं तो सफिक्स के तौर पर ENE यूज करूंगा, और अगर मुझे कंपाउंड जो है एल्काइन ग्रुप से दिया गया है तो मैं YNE यूज करूंगा। और इस तरीके से आप सिंपलेस्ट जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या सिंपलेस्ट जो आपके कंपाउंड हैं उनके जो आपके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया, तो इस तरीके से आप उनके नाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनके नाम को लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इनके एक बार एल्केन्स के नोमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, किस तरीके से उनके फार्मूले को लिखा जा सकता है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, और लास्ट में हम उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँगा, कुछ आपको घर से करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, इसको आपने रिवाइज करना है घर पर। और दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई उसको आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है कि एक चीज़ एक वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक एक बात की इम्पोर्टेंस है। फिर जो नेक्स्ट के आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से पहले का जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो सारा आपका नोमेनक्लेचर से ही संबंधित होगा। उसको समझ पाने के बाद आप आगे के जो चैप्टर्स हैं या आगे की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको 12th क्लास में 11th क्लास में समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ का बेस क्लियर है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो नोमेनक्लेचर पर कम से कम आपके 5 से लेक्चर्स बढ़ेंगे, ठीक है। वो लेक्चर्स आपको ध्यान से देखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस नाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, जितना भी आपको टाइम मिलता है जो आपको लेक्चर से, क्योंकि इंटरवल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं 2 या 3 दिन के बाद, मैथमेटिक्स के रेगुलर प्रोवाइड कराए जाए रहे हैं आपको, और साइंस के जो आपको अल्टरनेट डेज पर जो आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, आप और सब्जेक्ट को भी अपना टाइम दे पाएँ। तो जितना कम से कम आपको यहाँ कराया जाता है उतना आप जरूर रिवाइज करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।